हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इन आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पहले की क्लासेस में क्या क्या अध्ययन कर लिया है, क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों के बारे में इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। संविधान में इनको कहाँ जगह दी गई है, क्या इनकी प्रकृति और विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हमने अनुच्छेद 12 का 13 का अध्ययन किया और पहले मौलिक अधिकार समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी वो हम शुरू कर चुके हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें से हम अनुच्छेद 14, 15 और 16 का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 17 एंड 18। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या चीज़ है। अनुच्छेद 17 जो है ये चर्चा करता है अस्पृश्यता के अंत की। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को, छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। ये बात जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि छुआछूत जैसी चीज़ अब कहाँ है, हमने कभी ऐसा प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखा है, एट्सेट्रा। देखिए, संविधान में जो उनको जगह दी गई है वो एक लंबे विचार विमर्श के बाद जगह दी गई है। हम आज की नहीं, प्राचीन काल की अगर बात करें तो समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, जैसा कि आप अपने बीए फर्स्ट ईयर में भी अध्ययन कर चुके हैं इस चीज़ का। और ये समाज जो था, ये जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो शूद्र वर्ग जो था ये सबसे निचला तबका माना जाता था, सबसे निम्न जाति मानी जाती थी और इस जाति के लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन्हें तिरस्कार सहन करना पड़ता था। सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से पहले इन्हें कई बार अनुमति लेनी पड़ती थी और कई बार ऐसी कंडीशन होती थी कि वो जगह इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तालाब है, कुएं हैं या मंदिर, वहाँ पे इनका जाना ही बिल्कुल निषेध होता था। तो हमारे भारत में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस छुआछूत के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। कई प्रकार के इन्होंने कार्य भी किए और इसका अंत करने के लिए उनके द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए गए, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ज्योतिबा फुले जिनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की गई, अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो ये जो सभाएं, संस्थाएं, ये जो संगठन थे, इन्होंने अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आवाज़ उठाई। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बातों से ही, सिर्फ कहने पर से बात नहीं बनती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो अगर सिर्फ कह देने पर से ही अगर छुआछूत का अंत हो जाता तो मेरे ख्याल से ये समस्या भारत में कभी की समाप्त हो चुकी होती। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़ी गहरी दूरदृष्टि सोच के साथ में इसे संविधान के अंतर्गत जगह दी, यानी कि छुआछूत के अंत के लिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रावधान किए गए। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद है ये संसद को एक पावर देता है, एक शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता के आचरण के लिए, कि अगर कोई अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसको दंड देने के लिए कानून बना सकती है। और संसद के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया और संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाया गया था।
तो इस कानून को बनाया। बाद में इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसको लागू किया गया 1976 में। मतलब इसका जो नाम है वो परिवर्तित किया गया। तो ये जो एक्ट्स बनाए गए इनके अंतर्गत क्या प्रावधान थे? इनके अंतर्गत दंड के प्रावधान रखे गए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति का है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका अस्पृश्यता के आधार पर अपमान किया जाए, या इतिहास के किन्हीं बिंदुओं के आधार पे, धर्म के आधार पे, दार्शनिक आधार पे अनुसूचित जाति का अपमान करना, या उनके साथ छुआछूत को उचित ठहराना, सार्वजनिक पूजा स्थल जैसे कि मंदिर हैं उनमें जाने से रोकना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए इस कानून में दंड के प्रावधान रखे गए हैं। और कानून लागू होने के बाद में ये जो अनुच्छेद है इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक सफल हुआ है। तो ये था अनुच्छेद 17। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत चर्चा की गई है उपाधियों का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो देखिए अनुच्छेद 18 जो है वो क्या कहता है। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, तो उनके द्वारा कई प्रकार की उपाधियाँ विभिन्न कारणों से दी जाती थी। नाइटहुड की उपाधि हुई, राजा की उपाधि हुई। तो ऐसी उपाधियाँ देना समाज में असमानता क्रिएट करता था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के अंत के लिए प्रावधान किए। अब वो क्या प्रावधान है? अब देखिए अनुच्छेद 18 की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये दोनों के ऊपर लागू हो रहा है, यानी कि भारतीय नागरिक के ऊपर भी और विदेशी के ऊपर भी। तो ये किस प्रकार से उपाधियां प्रदान करने के लिए मना करता है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है उनकी हम चर्चा करते हैं। राज्य जो है वो सेना की उपाधि या विद्या संबंधी उपाधि, यानी कि कोई शैक्षणिक उपाधि, इसके अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी विद्या की उपाधि, शैक्षणिक उपाधि हो गई और एक सेना संबंधी उपाधि हो गई, इनके अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी राज्य के द्वारा। दूसरा इसके अंतर्गत प्रावधान है कि भारत का कोई नागरिक है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसके अंतर्गत और प्रावधान है कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ किसी लाभ के विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है, यानी कि कोई विदेशी है, और ऐसे में अगर उसको विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त होती है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी पहले। ठीक है, यानी विदेशी राज्य से कोई उपाधि वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रावधान है। ये डिस्प्यूट एक्चुअल में, ये विवाद कैसे शुरू हुआ उपाधियों को लेकर के? ये जो उपाधियां हैं 1954 में क्या हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि जो हैं इनकी शुरुआत की गई। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब भी तो अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये क्या है? हमें इन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो 1954 में भारत सरकार ने इनकी शुरुआत की थी। अब देखिए 1977 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई सरकार आई और उन्होंने इन पे रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए। फिर 1980 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार जब आई तो उन्होंने इनको पुनः शुरू कर दिया। तो जब ऐसे कोई बातें होती है तो उनको अक्सर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है। तो ऐसा ही केस हुआ था। केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ।
इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें उपाधि में और पुरस्कार में अंतर करना चाहिए। जो भारत रत्न है, पद्म भूषण इत्यादि हैं, वो क्या है, उपाधियां नहीं हैं, बल्कि क्या है, पुरस्कार हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो इन पुरस्कारों का जो प्रयोग करता है तो वो अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों का प्रयोग है वो अपने नाम के साथ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम प्रसाद और उसको पद्मश्री मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना नाम लिखे पद्मश्री राम प्रसाद, ये चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी कई बार लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई विधि का निर्माण नहीं किया गया है, कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाती है, कानून बनाती है जिसमें दंड संबंधी प्रावधान हो, तभी इसे लागू किया जा सकता है। संसद ने अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है, तो व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है कि इन पुरस्कारों का अक्सर अपने नाम के साथ में प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये बात थी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की। तो एक बार हम इसको रिवाइज और कर लेते हैं। हमने समानता का अधिकार पढ़ा था, अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, अनुच्छेद 18 तक है। इस समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 मौलिक अधिकार का हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ अध्ययन किया अनुच्छेद 14 का, जिसके अंतर्गत 2 प्रावधान हैं। विधि के समक्ष समानता, जो कि एक नकारात्मक प्रावधान है, और विधियों का समान संरक्षण, जो कि एक सकारात्मक प्रावधान है। इसी तरीके से अनुच्छेद 15 में हमने 5 आधारों पर विभेद के प्रतिषेध की बात कही थी, इसकी हमने स्टडी की थी। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। इनके अलग अलग जो प्रावधान हैं उनका हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने अनुच्छेद 16 का अध्ययन किया था, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता थी, यानी कि रोजगार के संदर्भ में अवसर की समानता। इसमें हमने 7 आधारों की चर्चा की थी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, ये वो 7 आधार थे। इसके बाद में हमने आज अध्ययन किया अनुच्छेद 17 का, जिसके अंतर्गत चर्चा की गई है अस्पृश्यता के अंत की। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है, किसी कानून में भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। और आज हमने चर्चा की अनुच्छेद 17, और इसके बाद हमने अनुच्छेद 18 की चर्चा की, जो कि संबंधित है उपाधियों के अंत से, कि इसमें क्या क्या प्रावधान है कि राज्य जो है वो शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दे सकता है। इसके अलावा राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएंगी। तो ये बातें थी समानता के अधिकार की। अब देखिए, इसके बाद जो है नंबर 2 मौलिक अधिकार शुरू होता है, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक मौलिक अधिकार जो है उसको संविधान में एक खास स्थान दिया गया, एक जगह दी गई है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसको कि कॉमनली कहा जाता है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21 कै को शामिल किया गया, जो कि है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 21 कै के अंतर्गत। ठीक है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने की बात की गई है। और इसके अलावा है इसमें अनुच्छेद 22, जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण की चर्चा करता है। तो कल जो हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, उसमें हम अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।